अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, आज की क्लास में हम करेंगे सीए फाइनल ऑडिट में जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं जो एप्लीकेबल है नवंबर 20 के लिए। तो टुडे क्लास इज ऑन सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20। सबसे पहले मैं बच्चों के 2-3 डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ तो बच्चों को डाउट्स हैं कि नवंबर 20 के लिए क्या कारो 2020 एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या नवंबर 20 के लिए कारो 2020 एप्लीकेबल है या नहीं है। नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स को कारो 2020 नहीं पढ़ना, वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको कारो 2016 ही पढ़ना है। और दूसरा, बच्चों को ये डाउट्स आ रहे हैं कि जो प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स 2020 में अमेंडमेंट्स आई हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा, पीयर रिव्यू में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको कारो 2016 ही पढ़ना है। प्रोफेशनल एथिक्स जो आपके स्टडी मैट में है आपको वही पढ़ना है और आपको एज सच कुछ एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नवंबर 20 में वेरी गुड कि यहाँ इस बार बिल्कुल भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आई, बिल्कुल माइन्यूट सी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है जो अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर में हम यहाँ कवर कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर में हम वो सभी अमेंडमेंट्स यहाँ कवर कर लेंगे। सबसे पहले सिर्फ 3 चैप्टर्स में अमेंडमेंट आई हैं। कितने चैप्टर्स में अमेंडमेंट आई हैं? सिर्फ आपके 3 चैप्टर्स में अमेंडमेंट आई हैं। ऑडिट में कौन कौन से चैप्टर्स में अमेंडमेंट आई हैं जो एप्लीकेबल है नवंबर 20 के लिए? एक तो आपकी अमेंडमेंट आई है कंपनी ऑडिट के अंदर, एक तो आपकी अमेंडमेंट आई है कंपनी ऑडिट के अंदर। दूसरी आपकी अमेंडमेंट आई है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरी अमेंडमेंट कौन से चैप्टर में आई है? ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और तीसरी आपकी अमेंडमेंट आई है, तीसरी आपकी अमेंडमेंट आई है प्रोफेशनल एथिक्स में। तीसरी आपकी अमेंडमेंट्स कहाँ आई हैं? प्रोफेशनल एथिक्स में। अब एक एक अमेंडमेंट, एक एक चैप्टर से हम अमेंडमेंट कवर करेंगे। कंपनी ऑडिट के 3 सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई हैं। कंपनी एक्ट के 3 सेक्शन में, कंपनी ऑडिट के 3 सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई हैं। एक आई है सेक्शन 2 क्लॉज 45 जो बताता है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जो क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। दूसरी अमेंडमेंट आई है आपके सेक्शन 143 दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। और तीसरी अमेंडमेंट आई है आपके सेक्शन 132 दैट इज रिलेटिंग टू एनएफआरए, जो किससे रिलेटेड है? एनएफआरए। अब एक एक अमेंडमेंट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहली अमेंडमेंट क्या आई है? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में जो क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जो क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये तो आपको एज इट इज याद होगी। बताओ डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसकी कम से कम 51% और मोर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, मतलब not less than 51% of paid up share capital is held by central government, state government is held by central government, state government या फिर partly by state government और state government। ये definition आपको अच्छे से आती होगी। और जो सब्सिडरी होती है गवर्नमेंट कंपनी की उसको डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है, उसको डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, उसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। ये आप पढ़ते हो हमेशा सेक्शन 2 क्लॉज 45। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस कि क्या अमेंडमेंट आई है, क्या डिफरेंस है? अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं, क्या इशू किए हुए हैं? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आई थिंक सो आप सबको पता होगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या वोटिंग राइट्स विद डिफरेंट मतलब शेयर्स विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स। आपने बिल्कुल सुना होगा। क्या होता है अगर कुछ ऑडिट अमेंडमेंट्स, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी एक हमने छोटी सी अमेंडमेंट्स पढ़ी थी, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स। क्या होता है कि पेड अप शेयर कैपिटल पे अगर आप ज़्यादा वोटिंग राइट दे देते हो, सिमिलर शेयर पे अगर आप ज़्यादा वोटिंग राइट्स दे देते हो, उसे बोला जाता है सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स। और अगर आप कम वोटिंग राइट्स देते हो, एक शेयर पे कम वोटिंग राइट्स होते हैं तो उसको बोला जाता है लोअर वोटिंग राइट शेयर्स। तो अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर रखे हैं, अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर रखे हैं तो 51% पेड अप शेयर कैपिटल रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा? 51% टोटल वोटिंग पावर। क्या हो जाएगा? 51% टोटल वोटिंग पावर। दोबारा से, अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर रखे हैं तो 51% पेड अप शेयर कैपिटल रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा? 51% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, टोटल वोटिंग पावर। और अगर नहीं कर रखे तो उसके लिए डेफिनेशन क्या होगी? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये अमेंडमेंट है, आपको देखना है क्या कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं या नहीं किए हुए। अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं तो उसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नॉट लेस देन 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट। तो अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल रिप्लेस हो जाएगा किससे, 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। और अगर नहीं किए हुए तो वहां डेफिनेशन क्या रहेगी, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। आपके लिए एज सच इतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस केस स्टडी बनकर आ सकते हैं कि एक कंपनी है उसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं और उसकी टोटल वोटिंग पावर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 20% स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो आपको देखना है क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होगा। तो आपकी केस स्टडी बन के आ सकते हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। और वैसे बहुत रेयर कंपनीज हैं जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करती हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली एक बार एमसीए की साइड से डेफिनेशन पढ़वाना चाहती हूँ। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और one or more state governments, includes a company which is a subsidiary of such government company, obviously deemed government company. Explanation: this is the amendment. Explanation: for the purpose of this clause, paid up share capital shall be construed as total voting power where shares with differential voting rights have been issued. अगर कंपनी ने differential voting rights के शेयर इशू कर रखे हैं तो 51% paid up share capital will be replaced by 51% of total voting power will be replaced by 51% of total voting power. अब आ जाओ अपना आरटीपी में क्या लिखा हुआ है, आरटीपी भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। In this section the following explanation has been inserted. The definition: for the purpose of this clause, the paid up share capital shall be constituted total voting powers where share capitals with differential voting rights have been issued. अगर कंपनी ने differential voting rights इशू किए हुए हैं तो उसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। आई थिंक सो आपको फर्स्ट अमेंडमेंट समझ आ गई। अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं तो 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 51% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। अदरवाइज पूरी डेफिनेशन एज इट इज सेम है। अब आ जाइए सेक्शन 143। सेक्शन 143 की अमेंडमेंट आपको ध्यान से समझनी है। सेक्शन 143 में एक अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट आ गई थी 12 सितंबर 2018 को, लेकिन अब हमारे आरटीपी में इंक्लूड की गई है। ये सब आपको सब पता होगा, मेरे से ज़्यादा बल्कि लॉ आप पढ़ते होगे, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि सेक्शन 197 किस पे है। सेक्शन 197 किस पे है, मैनेजियल रेम्यूनरेशन किस पे है, मैनेजियल रेम्यूनरेशन कि पब्लिक कंपनी में मैनेजियल रेम्यूनरेशन कितना पे किया जा सकता है। 11% होती है लिमिट, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 5% तो 1% से ज़्यादा, तो वो पूरे आपने प्रोविजंस किए होंगे कि एसआर पास करना पड़ता है। तो ऑडिटर, अब आई अमेंडमेंट सेक्शन 197 सब सेक्शन 16 में कि ऑडिटर आपको रिपोर्ट करनी है, ऑडिटर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है कि जो मैनेजियल रेम्यूनरेशन है वो एज पर द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 197 के हिसाब से पे किया है या नहीं किया। दोबारा से ऑडिटर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट देनी है वेदर द मैनेजियल रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड prescribed in section 197। और अगर आपको याद हो ऑडिटर कारो 2016 के पैरा 3 क्लॉज 11 के अंदर भी रिपोर्ट करता है वेदर द मैनेजियल रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197। तो अब क्या कह दिया, पब्लिक कंपनी के ऑडिटर्स को, पब्लिक कंपनी के ऑडिटर को सेक्शन 143 के अंदर रिपोर्ट करनी है कि वेदर द मैनेजियल रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197। अब मैं आपको सबसे पहले सेक्शन 197 सबसेक्शन 16 की लैंग्वेज पढ़वाती हूँ, पढ़ो। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल इन हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 मेक अ स्टेटमेंट एज टू वेदर द रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन वेदर रेम्यूनरेशन पेड टू एनी डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ द लिमिट। तो ऑडिटर आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो ऑडिटर आपको देखना है क्या जो मैनेजियल रेम्यूनरेशन है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 पे किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया, एक्सेस में पे किया है, तो ऑडिटर आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हर पब्लिक कंपनी के ऑडिटर को, और ये अमेंडमेंट आई थी आपकी 12 सितंबर 2018 को। अब मैं आपको एक इन्फोसिस की रिपोर्ट दिखा देती हूँ। इन्फोसिस ने क्या किया,
इन्फोसिस की रिपोर्ट है ये 18-19 की, उन्होंने 18-19 की रिपोर्ट में भी बताया था, इन हर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द रेम्युनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर ड्यूरिंग द ईयर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 197। तो इन्होंने 18-19 में भी बता दिया था, क्योंकि ये कब आई था, ये सेक्शन कब एप्लीकेबल हुआ था, सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था 12 सितंबर 2018 को, अब हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड कर लिया गया है। क्या बोला, अब इस अमेंडमेंट को मैं आपको शॉर्ट में लिखती हूँ कि ऑडिटर को सेक्शन 143 के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी के ऑडिटर्स को सेक्शन 197 का एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे किया है या नहीं किया, उसको सेक्शन 143 में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और सेक्शन 143 किस पे है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपने ऐसे 700 में पढ़ा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका दूसरा पार्ट होता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या होता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें ऑडिटर सेक्शन 143(1), 143(3) और 143(11) की रिपोर्टिंग करता है। जस्टली वो इसका एनेक्सर अटैच करता है। तो ऑडिटर आपको रिपोर्ट करनी है किसके अंदर, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है कि जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 पे किया है या नहीं किया। और ऑडिटर आपको पब्लिक कंपनी के सभी ऑडिटर्स को यहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सेकेंड अमेंडमेंट आपकी यही है, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल इन हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 मेक अ स्टेटमेंट एज टू वेदर द रेम्युनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। और ये सेक्शन 197 सबसेक्शन 16 में लिखा हुआ है। तो एज पर द एडवाइजरी इशूड बाय आईसीआई, ऑडिटर ये रिपोर्ट किसके अंदर करेगा, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और पब्लिक कंपनी के ऑडिटर्स को एडवाइज है कि उनको ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, मतलब पब्लिक कंपनी के ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। 2 अमेंडमेंट्स कवर हो गई। अब आ जाओ लास्ट अमेंडमेंट जो किसके अंदर है, सेक्शन 132 दैट इज NFRA। क्या अमेंडमेंट्स है, सारी अमेंडमेंट्स हम पिछली बार में 20 में कर चुके हैं। अब क्या इसमें 2-3 माइन्यूट सी अमेंडमेंट्स हैं जो आपको कवर करनी है। मैं आपको डायरेक्टली रीड करवाती हूँ। एक अमेंडमेंट आई है आपके सेक्शन 132 सब सेक्शन 1A, किसके अंदर आई है, सेक्शन 132 सब सेक्शन 1A। क्या कहता है कि NFRA क्या बनाएगी, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी थ्रू सच डिविजन, मतलब जो NFRA है वो डिविजन्स बनाकर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। और डिविजन्स कैसे बनेंगी, रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, तो एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिविजन्स बनाकर नफरा अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी अमेंडमेंट आई रूल 3 के, रूल 3 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर 3 अमेंडमेंट्स हैं और मैं आपको 3 अमेंडमेंट्स करवाऊंगी। एक तो आई सेक्शन 1A के अंदर जो क्या कहता है कि नफरा अपनी डिविजन्स बनाकर फंक्शन परफॉर्म करेगी, डिविजन्स बनाकर फंक्शन परफॉर्म करेगी। दूसरी अमेंडमेंट आई रूल 5 में। दूसरी अमेंडमेंट किसके अंदर आई, रूल 5। देखो रूल 5 में क्या अमेंडमेंट आई, ध्यान से सुनना। रूल 3 किस पे लगता है पहले बताओ। रूल 3 लगता है कि कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी को नफरा कंट्रोल करेगी, मतलब किसके ऊपर नफरा के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनीज हैं जो गवर्न कौन करेगी, नफरा गवर्न करेगी। तो रूल 3 किस पे है, एप्लीकेबिलिटी पे, किसके ऊपर, किस कंपनी के ऊपर नफरा के प्रोविजंस लगेंगे। रूल 5 क्या कहता है, जिसके ऊपर रूल 3 लगेगा, मतलब जिन कंपनीज के ऊपर रूल 3 लगेगा उनके ऑडिटर को एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी, एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इस रिटर्न फाइल करने का एक फॉर्म है। सभी ऑडिटर्स जिनके ऊपर रूल 3 लगता है, सभी ऑडिटर्स जो रूल 3 में कवर हैं, उनको फॉर्म NFRA 2, दोबारा से फॉर्म NFRA 2 के अंदर एक फॉर्म NFRA 2 भरना पड़ेगा, एक फॉर्म NFRA 2 भरना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th नवंबर। उनको 30th नवंबर से पहले अपना NFRA 2 एवरी ईयर फाइल करना पड़ेगा। जो रूल 3 में कवर्ड है, जो रूल 3 में कवर्ड है, उनके ऑडिटर्स को एवरी ईयर NFRA 2 मतलब फॉर्म NFRA 2 भरना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th नवंबर। ये आपकी सेकेंड अमेंडमेंट है, ये आपकी नफरा की सेकेंड अमेंडमेंट। पढ़ लो फटाफट।
मैं आपको पढ़वा देती हूँ। रूल 5, अब आ जाओ रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? एवरी ऑडिटर जो कवर है रूल 3 में, मतलब जिनके ऊपर प्रोविजंस लगते हैं नफरा के, उनको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद नफरा ऑन और बिफोर 30 नवंबर एवरी ईयर इन फॉर्म NFRA 2। इस पे भी आपका MCQ बन सकता है, तो 30 नवंबर और NFRA 2, तो आपको ये याद करना है। थर्ड अमेंडमेंट आई थी रूल 3 के अंदर, जो नफरा की थर्ड, एक तो हो गया ये, और रूल 5 में उनको एक रिटर्न फाइल करनी है, NFRA 2 फाइल करना है बिफोर, ऑन और बिफोर 30 नवंबर। थर्ड क्या था? एक डेफिनेशन में अमेंडमेंट आई थी रूल 3 में, बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में। बैंकिंग कंपनी इंक्लूड कोरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स कोरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, आपके लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, आप इस अमेंडमेंट को बिल्कुल छोड़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट ये आई थी पेनल्टी, जो कहाँ दी हुई है? सेक्शन 132 सबसेक्शन 4। इसको सिर्फ हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है, RTP में इंक्लूड किया है, लेकिन ये वाली अमेंडमेंट अमेंडमेंट नहीं है, इसको सिर्फ इंक्लूजन किया गया हमारे RTP में। ये सेक्शन पहले से था कि नफरा पेनल्टी लगा सकती है, इम्पोज कर सकती है पेनल्टी। नफरा क्या कर सकती है? इम्पोज कर सकती है पेनल्टी। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से रीड करवाती हूँ अपने नोट्स में से, फिर मैं आपको RTP से भी दिखा दूंगी। नफरा के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है? पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, वो मेंबर पे या फिर फर्म पे। किस पे? मेंबर पे या फिर फर्म पे। क्या पेनल्टी इंपोज कर सकती है? सुनना, अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो क्या है? इंडिविजुअल, या फिर वो क्या है? फर्म। अगर वो इंडिविजुअल है तो मिनिमम पेनल्टी कितनी इंपोज कर सकती है? 1 लाख, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी? 5 टाइम्स ऑफ फीस। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी इंपोज कर सकती है? 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीट। और फर्म के केस में मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 5 लाख। फर्म के केस में मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 5 लाख, और मैक्सिमम वो 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव तक पेनल्टी इंपोज कर सकती है। 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव तक पेनल्टी इंपोज कर सकती है, इंपोज कर सकती है पेनल्टी। अगर वो इंडिविजुअल है तो CA के ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज कर सकती है? मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव। और अगर वो फर्म है, मिनिमम 5 लाख और 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीट। और वो डिबार कर सकती है, वो उसको डिबार कर सकती है, उसका नाम काट सकती है फ्रॉम बीइंग द मेंबर, वो उसको डिबार कर सकती है। कितने टाइम तक डिबार कर सकती है? वो उनको ऑडिट करने से, क्या करने से? ऑडिट करने से, इंटरनल ऑडिट करने से, या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑडिट लेने से, या इंटरनल ऑडिट लेने से, वो किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के ऑडिटर्स को ऑडिट करने से, इंटरनल ऑडिट करने से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई भी ऑडिट असाइनमेंट लेने से डिबार कर सकती है। वो मेंबर का नाम काट सकती है। वो CA इन प्रैक्टिस, मतलब मेंबर या फिर कोई भी फर्म को डिबार कर सकती है कि वो क्या नहीं कर सकते? वो ऑडिट नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट की, और वो वैल्यूएशन नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 247 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वो इन दोनों के लिए उसको डिबार कर सकती है। मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक उसका मेंबरशिप काट सकती है। दोबारा से, नफरा के पास पावर है कि वो इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल मेंबर है तो उस पर पेनल्टी लगा सकती है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीट। और अगर वो फर्म है तो मिनिमम 5 लाख और 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीट। वो उनको डिबार कर सकती है फ्रॉम बीइंग अ मेंबर कि वो ऑडिट नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की, या फिर वो वैल्यूएशन नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 247 ऑफ दिस एक्ट। और उनको 6 महीने से लेकर 10 साल तक उनका मेंबरशिप काट सकती है, उनको मेंबरशिप से डिबार कर सकती है। क्लियर? ये हुई आपकी कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट। कंपनीज एक्ट में हमने कितनी अमेंडमेंट्स पढ़ी? 3 अमेंडमेंट्स। एक थी सेक्शन 2 क्लॉज 45, जो था गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल रिप्लेस हो जाएगा टोटल वोटिंग पावर से। दूसरा क्या था? दूसरा था सेक्शन 143 कि पब्लिक कंपनी के ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है अंडर सेक्शन 143, रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि वेदर द मैनेजरियल रेम्युनरेशन हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 190
197 और ये बात लिखी हुई थी सेक्शन 197 सब सेक्शन 16 में। तीसरा नफरा में, नफरा में हमने क्या क्या अमेंडमेंट्स पढ़ी? सबसे पहली अमेंडमेंट थी कि सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 ने एज सच इंपॉर्टेंट नहीं थी कि नफरा अपने फंक्शंस डिविजन्स के थ्रू परफॉर्म करवाएगी। दूसरा क्या था? दूसरा था कि जिनके ऊपर रूल 3 लगता है, रूल 5 बोलता है कि उनके ऑडिटर्स को एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उनको NFRA 2 फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 नवंबर। और तीसरी अमेंडमेंट क्या थी? तीसरी अमेंडमेंट डेफिनेशन में थी, जो मैंने आपको कहा था कि आप छोड़ सकते हो। तीसरा इन्होंने इंक्लूड कर दिया सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 कि नफरा के पास पावर है कि वो पेनल्टी इंपोज कर सकती है। इंडिविजुअल के केस में मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड। इन फर्म के केस में मिनिमम 5 लाख एंड 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड, और वो उनको डिबार कर सकती है ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट करना कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की। दूसरा वैल्यूएशन करने से मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक वो उनको डिबार कर सकती है। ये आपकी NFRA की अमेंडमेंट्स। फटाफट यहाँ से भी देख लेते हैं RTP से। पहला क्या था? सेक्शन 132 सब सेक्शन 1A के अंदर की नफरा ये अपने फंक्शंस को डिविजन्स के थ्रू डिविजन्स के थ्रू परफॉर्म करेगी। एवरी ऑडिटर इन रूल 3 शैल फाइल अ रिटर्न इन NFRA 2 ऑन और बिफोर 30 नवंबर। जनरली रूल 5, ये रूल 5 में अमेंडमेंट आई। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड, इन्होंने रूल 3 में एक डेफिनेशन अमेंड की है बैंकिंग कंपनी की, कि बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स न्यू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। फिर पुनिशमेंट्स हमने कर ली। वो क्या कर सकती है? पेनल्टी इंपोज कर सकती है कोई भी प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट के लिए। अगर इंडिविजुअल है, ये हम कर चुके हैं, डीबार कर सकती है, तो ये आप आराम से इजीली आप इसको कर लोगे। कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट, कंपनीज ऑडिट की अमेंडमेंट खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलेंगे, दैट इज रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस चैप्टर में भी एज सच ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हैं। देखो इसमें एक अमेंडमेंट है जो किस पे है? सेबी सर्कुलर। किस पे है? सेबी सर्कुलर ऑन रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। किस पे है? सेबी सर्कुलर। सेबी सर्कुलर जो इशू किया गया था, सेबी सर्कुलर किस पे इशू किया गया था? रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन करता है फ्रॉम, कहाँ से रिजाइन करता है? लिस्टेड एंटिटी से या फिर देयर मटेरियल सब्सिडरी। ये सेबी सर्कुलर हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया था मई 20 के अंदर। कब इनकॉर्पोरेट किया था? मई 20 के अंदर। और इसकी यूट्यूब पे मैंने अमेंडमेंट वीडियो डाली हुई है ऑन द सेबी सर्कुलर विच इज रिलेटेड टू रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडरी। ये नवंबर 20 की अमेंडमेंट नहीं है, ये मई 20 में ही हमारे RTP में इंक्लूड कर दी थी। और अब तो इसको सिर्फ कॉपी किया है नवंबर 20 में, मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। That is relating to SEBI circular on 18th October 2019 on resignation of statutory auditor from listed entity and their material subsidiary. मई 20 के अमेंडमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया गया है इन नवंबर 2020 RTP, और इसकी यूट्यूब पे मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। और सेकंड अमेंडमेंट आपकी किस पे आई थी? सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर। ये जनरली आपने क्लास में कवर कर ली होगी, ये भी मई 20 में आई थी। नवंबर 20 में इसके रिलेटिंग भी कोई अमेंडमेंट नहीं थी। लास्ट अमेंडमेंट जो जो एप्लीकेबल मोस्ट प्रोबेबली आपके होगी, जो है रेगुलेशन 17 के अंदर। कौन सी रेगुलेशन? रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी LODR क्या बोलती है? इट इज ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किस पे है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो चेयरपर्सन है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज का, कि जो चेयरपर्सन है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और साथ में वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए MD से, और आपके MD से और CEO से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पहले ये था कि 1 अप्रैल 2020 से जो चेयरपर्सन है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और वो MD और CEO से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और अब इस 1/4/2022 कर दिया गया है, मतलब 2 साल का और एक्सटेंशन पीरियड दे दिया गया है। मैं आपको सेबी LODR से ही पढ़वा देती हूँ। रेगुलेशन 17 दैट इज रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है।
चेयरपर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इससे पहले यहाँ क्या लिखा होता था 1 अप्रैल 2020, अब इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया 1 अप्रैल 2020 कि जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी हैं उनका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए एमडी से और सीईओ से। और रिलेटिव की डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। ये अमेंडमेंट एक छोटी सी ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आई है और जिन्होंने मेरे से क्लास ली है वो अपना यहाँ कर लें विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 को रिप्लेस कर क्या कर दिया 1 अप्रैल 2022, क्या कर दिया 1 अप्रैल 2022 की जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और वो एमडी और सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। 2 साल का और एक्सटेंशन पीरियड दे दिया गया है। ये आपकी अमेंडमेंट्स खत्म हुई ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। मेजर इसमें अमेंडमेंट थी सेबी सर्कुलर जो अपलोडेड है मई 20 में अमेंडमेंट आई थी, आप वहां से कर सकते हो। अब आ जाओ अपनी लास्ट अमेंडमेंट प्रोफेशनल एथिक्स। वैसे तो प्रोफेशनल एथिक्स में देखा जाए तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक अमेंडमेंट आई थी रिलेटिंग टू नेटवर्किंग गाइडलाइंस ऑन नेटवर्क, उसी को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। ये अमेंडमेंट आई थी मई 2020 में। कब आई थी मई 2020 में। इसको तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया है हमारे नवंबर 2020 के आरटीपी में। और अगर आपको इसकी भी यूट्यूब पे अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हो, नेटवर्किंग गाइडलाइंस की भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको लगता है कि अगर आपको जरूरत है नेटवर्किंग की गाइडलाइंस की, ठीक है, वीडियो की। अब आ जाइए नेक्स्ट 1-2-3 मैं आपको जो रीसेंट एथिकल डिसीजंस, रीसेंट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस है, वैसे तो हम अपनी क्लास में ही कवर करते हैं लेकिन 2-3 और डिसीजंस मैं यहाँ कवर करना चाहती हूँ। ये मुझे लग रहा है कि इन पे भी आईसीआई क्वेश्चंस बना सकता है तो 2-3 मैं इंक्लूड कर रही हूँ। चलो, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकता है? जिस कंपनी की ऑडिट कर रहा है नहीं कर सकता। कंपनीज एक्ट भी रोकता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 भी रोकता है कि एक ऑफिसर ऑफ द कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर, सॉरी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। नाउ द क्वेश्चन इज, जो मैं आपको रिसेंट डिसीजन करवा रही हूँ, क्या इंटरनल ऑडिटर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकता है? क्या इंटरनल ऑडिटर कंपनी के शेयर होल्ड कर सकता है? बिल्कुल, एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इंटरनल ऑडिटर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकता है। ये भी आप कवर कर लेना। दूसरा मैं एक और था, क्या एक सीए इन प्रैक्टिस व्हाट्सएप के थ्रू सबको पीपल को मैसेज सेंड कर अवेयर करवा सकता है अपनी प्रैक्टिस के बारे में? कैन वो पीपल को अवेयर करवा सकता है अबाउट इट्स प्रैक्टिस कि वो प्रैक्टिस कर रहा है एंड सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय सच मेंबर? क्या एक सीए इन प्रैक्टिस व्हाट्सएप के थ्रू सभी पीपल को मैसेज सेंड कर सकता है ताकि वो अवेयर हो उसकी प्रैक्टिस के बारे में और वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। क्लॉज 6 के अंदर ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड होगा। ये इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क, ये प्रोहिबिटेड है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस के अवेयर करवाने के लिए पीपल को मैसेज सेंड नहीं कर सकते। तीसरा, क्या ऑडिटर कियोस्क बनाकर, व्हाट इज कियोस्क? सुना होगा आपने कियोस्क। आपने देखा कोर्ट के बाहर एडवोकेट एक टेबल चेयर लेकर बैठ जाते हैं। कई बार टिकट सेलिंग के लिए एक छोटी सी विंडो बना ली जाती है। क्या एक ऑडिटर ओपन में टेबल चेयर से या एक विंडो बनाकर सर्विस दे सकता है? बिल्कुल, एक ऑडिटर कियोस्क बनाकर अपनी सर्विस दे सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑडिटर बन सकता है? बिल्कुल, एज पर क्लोज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑडिटर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑडिटर नहीं, एक सीए इन प्रैक्टिस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है। और अगर एक सीए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता जिसमें वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। क्लोज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ये आपने किया था। क्या वो सब्सिडरी की ऑडिट कर सकता है? क्या वो सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट कर सकता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो कर सकता है, लेकिन एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड वो सब्सिडरी कंपनी की भी ऑडिट नहीं कर सकता। पब्लिक कंसाइंस इज अहेड ऑफ द लॉ और आपको इंडिपेंडेंस को मोस्ट स्ट्रिक्टली देखना है। अब एक इन्होंने और लिखा, क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस कंपनी की ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कोई उस कंपनी के
जॉइंट वेंचर की ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि जो कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो उस कंपनी की तो ऑडिट कर ही नहीं सकता। कंपनीज एक्ट भी मना करता है, क्लॉज 11 भी मना करता है। सब्सिडरी की ऑडिट भी नहीं कर सकता, सब्सिडरी की ऑडिट भी नहीं कर सकता एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। और वो उस कंपनी के जॉइंट वेंचर की भी ऑडिट नहीं कर सकता एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। मैंने आपको 4 डिसीजन जो मुझे लगता था कि मुझे बताने चाहिए, जो न्यू आए थे, मैंने उनको आपको बताया। पहला, इंटरनल ऑडिटर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकता है, कोई प्रोविजन नहीं है। मेंबर व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रैक्टिस का अवेयर पीपल को नहीं करवा सकता। और तीसरा, कियोस्क के थ्रू वो सर्विस दे सकते हैं। और फोर्थ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो उस कंपनी की तो ऑडिट नहीं कर सकता, कंपनी एक्ट भी मना करता है और क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल भी मना करता है। सब्सिडरी की ऑडिट भी नहीं कर सकता। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा था कि पब्लिक कंसाइंस इज अहेड ऑफ द लॉ और हमें इंडिपेंडेंस को मोस्ट स्ट्रिक्टली रेड करना है। और अब कह दिया जिस कंपनी के आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो आप उसके जॉइंट वेंचर की भी ऑडिट नहीं कर सकते एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड रिसेंट डिसीजंस। क्लियर? ये थी आपकी अमेंडमेंट्स। हमने तीनों चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स को कवर कर लिया। कंपनीज ऑडिट में जो अमेंडमेंट्स आई थी, प्रोफेशनल एथिक्स में जो अमेंडमेंट आई थी और ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जय हिंद, जय भारत।